कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रहा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर एक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 3 से 4 पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस देखो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, उससे क्या बनता है, ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है, राइट। तो हमारे बॉडी में जो भी काम हो रहा है, मान लो किसी की आंख का कलर ग्रीन है, किसी की आंख का कलर ब्लू है, फ्यूजन मतलब दो चीजें मिलना, राइट। फ्यूजन मतलब दो चीजें मिलना और फिजन मतलब एक सामान है कुछ उसका टूट जाना। तो कोलकाता में एक जगह है दमदम, ठीक है, वहीं पर उस इंसान को वो रहता था, तो उसे ये फीवर हुआ था, जो पहली बार पता चला था कि ऐसा कुछ होता है। सेम चीज होता है हाइड्रा में, पर हाइड्रा में एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड बडिंग। जो हमने यीस्ट में पढ़ा था, हाइड्रा और यीस्ट में क्या होती है, बडिंग। मतलब दो अलग अलग पेरेंट्स आए कि एक मेल पार्ट आए, फीमेल पार्ट आए, ठीक है, ऐसे दो मेल प्लांट फीमेल प्लांट की ऐसी जरूरत नहीं है। एंड देखो शुगर केन में क्या होता है, जो हम पार्ट खाते हैं जिससे हमें जूस मिलता है, शुगर केन जूस लेने का कोर्स है, यही एक नया राइजोपस या ब्रेड मोल्ड बना सकता है। तो हम क्या होता है कि जब हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। मेरा नाम है रितिका रानी और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो चलो आज हम क्लास 10th का फाइनली लास्ट चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। इसके बाद हमारा क्लास 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू होगा फिर आपका काम। आपको करनी है पढ़ाई, आपको करनी है रिविजन, ठीक है। मेरा ये लास्ट चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, हम लोग सब एक साथ रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर का हमारा नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो लेट्स स्टार्ट कि ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। प्लांट्स का भी हम पढ़ेंगे, एनिमल्स का भी पढ़ेंगे और हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चलो अब मान लो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रहा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मान लो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसने रिप्रोडक्शन बंद कर दिया कि भाई 100, 150, 200 साल तक रिप्रोडक्शन करना ही नहीं है। रिप्रोडक्शन से क्या होता है, नए इंडिविजुअल्स बनेंगे, ठीक है। एक पेरेंट प्लांट होगा या एक पेरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो डिवाइड करके 2 में बट जाता है, तो 2 बन गए, 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते हैं। अगर मान लो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बोला, मान लो अमीबा है, ठीक है, अमीबा ने बोला कि मैं अब रिप्रोडक्शन करूंगा ही नहीं, मैं डिवीजन नहीं करूंगा। अब अगले 150, 200 साल तक अमीबा कोई डिवीजन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, धीरे 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 जो एक अमीबा बचा हुआ है, मतलब मान लो ऐसे बहुत सारे अमीबा होंगे, तो उनका जो जेनरेशन है वो कुछ टाइम तक ही सरवाइव करेगा, क्योंकि सबका एक लाइफ स्पैन होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का। तो कुछ टाइम तक वो सरवाइव करेंगे, वो अपना लाइफ स्पैन पूरा करेंगे और मर जाएंगे। अब इनके बाद वाला कोई जनरेशन है ही नहीं, तो ऐसे धीरे धीरे करते करते, तुरंत तो नहीं होगा, बट विद इन 150, 200, 500, 600 साल में पूरे अर्थ से अमीबा खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे अमीबा खत्म, ठीक है। इसी तरीके से कोई और ऑर्गेनिज्म, मान लो कोई प्लांट रिप्रोडक्शन करना ही बंद कर दे, तो धीरे धीरे प्लांट एक्सटिंक्ट होने लगेगा। और ये चीज ऐसा नहीं है कि आज रिप्रोडक्शन बंद करना बंद किया तो कल एक्सटिंक्ट हो जाएगा या अगले 10 दिन में एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ये भी एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो 150, 200, 500, 1000 साल लगेंगे, धीरे 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 सारे प्लांट्स खत्म। तो ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स जो भी है रिप्रोडक्शन इसीलिए करते हैं ताकि उनकी स्पीशीज जो है, उनका स्पीशीज मेंटेन रहे ओवर द जनरेशन, ठीक है। तो अपने स्पीशीज को का नंबर मेंटेन करने के लिए, अपना स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपना स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इस धरती पर करते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन का मेन एम ही यही है कि वो अपने स्पीशीज को मेंटेन रखना चाहते हैं, वाइप आउट नहीं करना चाहते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं क्यों, टू मेंटेन देयर स्पीशीज स्टेबिलिटी और नंबर। अब देखो रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर एक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। 2 तरीके के हम रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। देखो बेसिकली हमारे पास 2 तरीके की रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 3 से 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस देखो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला क्या होगा यहाँ पर, यूजुअली इसमें एक ही पेरेंट चाहिए होता है, ठीक है। रिक्वायर्स 1 पेरेंट या 1 सेल जो एज अ पेरेंट काम करेगा। और यहां पर क्या होगा, रिक्वायर्स 2 इंडिविजुअल्स या 2 सेल
ठीक है, दो पेरेंट्स यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको चाहिए होंगे, एक मेल एक फीमेल, एक मम्मी एक पापा। यहाँ पर तो मम्मी पापा एक ही है, एक ही सेल। मम्मी मतलब यूजुअली पापा नहीं बोलते हैं, मम्मी ही बोलते हैं। एक सेल डिवाइड, मम्मी सेल जो होती है डिवाइड करके तो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो यहाँ पर 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला मैकेनिज्म जो होगा कॉम्प्लेक्स होगा, ये वाला सिंपलर होगा। ठीक है, तो दिस इज सिंपलर मैकेनिज्म। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगा। अब जब हमने बोला कि ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, तो बताओ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को करने के लिए जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो कर रहा है ये, वो भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अब हम अमीबा को बोल दें, अमीबा खुद ही एक सेल का होता है, अब उसको हम बोल दें कि भाई तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करो, उसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। तो अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर सकता है, उसमें बॉडी में इतनी दम ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगा वहां पर। तो एक सेल है वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा, कितना एनर्जी लगा पाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए वहां पर सिंपल, हर चीज सिंपल, उनका डाइजेशन सिंपल, उनका रेस्पिरेशन, उनका एक्सक्रिएशन, उनका रिप्रोडक्शन, हर चीज सिंपल चलता है बॉडी में। ठीक है, तो यूजुअली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो करते हैं एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और एनिमल्स, काऊ, डॉग, कैट, हेन, सब क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है ना, मल्टी, बहुत सारे लाखों करोड़ों सेल्स से मिलकर बने हैं। वो क्या कर सकते हैं, उनकी बॉडी में, हमारी बॉडी में कितने करोड़ों सेल्स हैं, हर सेल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सेल्स जब इतने एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम एनर्जी लगा भी सकते हैं, राइट। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो करेंगे, यूजुअली मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यूनिसेल्युलर करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूजुअली, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यूजुअली, ऐसा नहीं कि मल्टीसेल्युलर कभी कर ही नहीं सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा नहीं होता है। यहां पर यूजुअली मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स देखो हम एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पर, सिंपल। हम अमीबा की बात कर रहे थे, कब से, अमीबा एग्जाम्पल में। यहाँ पर अपना एग्जाम्पल लिख देते हैं, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाता है, उससे ज्यादा का है नहीं, 3 नंबर में आ जाएगा, 3 से 4 अगर पॉइंट्स लिख दोगे दैट विल बी मोर देन एनफ, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये सब जो हमने पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये होता कैसे है, बेसिस क्या है इसका, सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी बनेगी। अगर एक अमीबा को 2 अमीबा में डिवाइड करना होगा तो वो पहले 2 कॉपी तो बनाएगा ना, पहले उसको अपने जो क्रोमोसोम है, अपने जो डीएनए है, न्यू जेनेटिक मटेरियल है, उनको डबल करना होगा, तभी वो 2 अलग अलग बना सकता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है रिप्रोडक्शन का, पहला स्टेप होता है कॉपी ऑफ डीएनए। ठीक है, मेकिंग द कॉपी ऑफ डीएनए। देखो तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम डीएनए की क्या बनवाएंगे, कॉपी। ठीक है, क्योंकि हमको एक सेल को डिवाइड करना है 2 सेल में, राइट। तो मान लो ये है डीएनए, यहाँ पर 2 है, तो अब ये क्या करेगा, कॉपी बन गया इसका, फोटोकॉपी हो गई यहाँ पर। अब ये एक सेल में जा सकता है, ये दूसरे सेल में जा सकता है। ठीक है, मान लो ये अमीबा का सेल है, तो ये 2 अगर बनाएगा तो एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, राइट। तो उसके पहले उसको डीएनए की कॉपी बनानी होगी। अब देखो डीएनए क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, उससे क्या बनता है, ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो देखो डीएनए बेसिकली हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है।
जो हम बोलते हैं ना जेनेटिक्स, इसकी हाइट लंबी है, अच्छे जेनेटिक्स है, अच्छे जीन्स है, ये छोटा है, इसके जीन्स में हाइट वाला टॉलनेस वाला जीन्स नहीं है, या इसका कुछ भी क्वालिटी है, अच्छे जीन्स है, मम्मी से ये जीन्स अच्छे मिले हैं, बाल बहुत अच्छे हैं, तो भाई अच्छे क्वालिटी वाले बाल वाले जीन्स होंगे। जेनेटिक्स, हम हर चीज़ जेनेटिक्स पर डाल देते हैं, भाई इसके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, इसको मम्मी की जीन्स बहुत अच्छे हैं, पापा के जीन्स बहुत अच्छे हैं। तो अब देखो ये जेनेटिक्स होता क्या है। बेसिकली डीएनए जो होता है हमारे सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, हर एक सेल में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स। देखो ये एक सेल है, ठीक है, सबके अंदर, हमारे अंदर, प्लांट्स के अंदर, अमीबा के अंदर, सबके अंदर एक सेल है। अब देखो अमीबा के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा क्योंकि वो एक प्रोकैरियोट है, बट जहां भी यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे हम हैं, प्लांट्स है, आम का पेड़ है, लीची का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, बनाना का पेड़ है, ठीक है, हर पेड़ में, या हम एनिमल्स हो गए, डॉग हो गए, कैट हो गए, काऊ हो गए, जो भी एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर होंगे, जो यूकैरियोट्स होंगे, क्या होगा, एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, राइट, ये हमने पढ़ रखा है, सेल में होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है हमारे पास, क्रोमोसोम्स, मान लो ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, एक मैंने बना दिया यहाँ पर। अब ये क्रोमोसोम जो बना होता है ये डीएनए से बना होता है, ठीक है, ये देखो इसको हम बड़ा कर लेते हैं इधर, ये हमने क्रोमोसोम बनाया। अब देखो ये जो क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं ना, ये क्रोमोसोम किससे, बहुत सारे ऐसे डीएनए, ये जो होते हैं ऐसे 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 पूरे में बहुत हाईली कॉइल्ड, बहुत ज्यादा कॉइल्ड, जैसे टेलीफोन का वायर, पहले ज़माने के जो टेलीफोन्स होते थे वो उठा के बात करने वाले जो वायर्ड वाले, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, कॉइल रहता था वायर में, रिसीवर में, और जो डायलिंग पैड था उससे कनेक्टेड रहता था वायर से, ठीक है, तो वो बहुत कॉइल्ड रहता था। वो तो बहुत कम है, ये कॉइलिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा, समझ में आया। तो ऐसे बहुत कॉइल हो के ये पूरा क्रोमोसोम बनाते हैं, हमें दिखता ये है, हमें दिखता ये है, बट ऐसे बना होता है। तो ये बेसिकली जो होता है ये होता है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए बनाता है क्या, हमारा क्रोमोसोम, और इसी डीएनए के अंदर जो हम बोलते हैं जेनेटिक्स, जीन्स है, अच्छे जीन्स है, बुरे जीन्स है, ये सब ये डीएनए के अंदर ही होता है। डीएनए के एक छोटे से पार्ट को हम जीन्स बोल सकते हैं, ठीक है। जीन्स क्या होता है, डीएनए का वो पार्ट जो काम करेगा। अब क्या काम करेगा, देखो डीएनए हमने बोल दिया जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए बनवाता है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए से बनता है क्या, हमारे पास आरएनए, आरएनए से अब हमारे पास बनती है प्रोटीन, राइट। तो हमारे बॉडी में जो भी काम हो रहा है, मान लो किसी के आंख का कलर ग्रीन है, किसी के आंख का कलर ब्लू है, किसी के आंख का कलर ब्राउन है, ब्लैक है, वो सब क्या हो रहा है, कोई एक प्रोटीन है जो जो उस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं कि हमारा डीएनए उठकर आंख में कलर दे देगा, भाई तुम ब्राउन है, ब्लैक है, ग्रीन है, ब्लू है। डीएनए क्या करेगा, सिर्फ सिग्नल आगे भेजेगा। डीएनए क्या करते हैं, आरएनए को बोलेंगे भाई ये काम करना है, आरएनए आगे बोलेगा ठीक है मैं ये प्रोटीन बनवाता हूँ, प्रोटीन को बुलाता हूँ, प्रोटीन बनाऊंगा, और प्रोटीन का ये काम है, ठीक है। तो डीएनए आरएनए खुद कोई काम नहीं करेंगे, आगे आगे सिग्नल ट्रांसफर करते जाएंगे। प्रोटीन क्या करेगा, ग्राउंड लेवल पर सारा काम करता है। अब देखो यहाँ पर हमने बोला डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये हमारा एक बेसिक मैकेनिज्म है बॉडी में जो भी काम होता है उसके लिए। अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी डीएनए होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी डीएनए होगा। जब हम ये कॉपी बना रहे हैं ना, तो वहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। जब हम ये कॉपी बनाते हैं तो वहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या आती है, वेरिएशंस। मम्मी पापा में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्जैक्टली टू कॉपी बच्चे में कभी नहीं आता, राइट। अदरवाइज ऐसा अगर होता तो एग्जैक्टली मम्मी के जैसा बच्चा दिखने लगता, ऐसा नहीं होता है। कुछ पार्ट्स जैसे बोलते हैं कि इस बच्चे की नाक पापा पर गई है, इस बच्चे की आंख मम्मी पर गई है, इस बच्चे का हाइट पापा पर गया है, या इस बच्चे का कोई सा भी कैरेक्टरिस्टिक, कलर मान लो स्किन का कलर मम्मी पर गया, तो हम क्या बोलते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मम्मी और पापा से मिलते हैं,
पूरा का पूरा नहीं मिलता, मतलब अदरवाइज तो पूरा पापा जैसे दिख रहे हैं एग्जैक्टली 2 कॉपी बच्चा हो जाता, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्यों होता है कि मम्मी और पापा के कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में मिलकर एक नया वेरिएशन, एक नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिस वजह से हर एक इंसान दूसरे से अलग होता है, राइट। तो 2 भाई बहन हैं, दोनों में मम्मी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आए, पापा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आए, लेकिन भाई बहन भी जो है या भाई भाई जो है वो भी एक दूसरे से अलग है, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन कुछ और होगा, इनका कॉम्बिनेशन कुछ और होगा, है ना। तो कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं रहता एग्जैक्टली 2 कॉपी, कभी नहीं रहता। ओके, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आते हैं वेरिएशंस। और वेरिएशंस क्यों ज़रूरी है? वेरिएशंस ज़रूरी है इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से। अब देखो वेरिएशन का एक एग्जाम्पल, वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए क्यों ज़रूरी है, इसका एक एग्जाम्पल है कि मान लो कोई एक सा बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरिया, किसी एक हम दवाई दे रहे थे बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसमें मर जा रहा था, ठीक है, उसका पूरा पॉपुलेशन था, बैक्टीरिया का पूरा पॉपुलेशन था, 1 लाख 2 लाख 10 लाख बैक्टीरिया एक जगह रखे, एक दवा दिया, कुछ भी एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग ऐड किया, वहां पर वो मर जा रहे हैं। पर हो सकता है उसमें से एक ऐसा बैक्टीरिया बच जाए जो उस ड्रग को रेजिस्ट कर रहा है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग को रेजिस्ट कर रहा है, उसमें नहीं मर रहा है, जिंदा बच जा रहा है, उसको इफेक्ट करेगा पर जिंदा बच जा रहा है। अब वो आगे रिप्रोड्यूस करेगा तो कैसे बैक्टीरिया बनाएगा, वैसे ही रेजिस्टेंट वाले, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि अब नए तरीके के वेरिएशंस आए। कैसे वेरिएशंस आए? जो उस दवा से मर नहीं रहे हैं, समझ में आया। तो वेरिएशंस इसीलिए ज़रूरी है कि मान लो कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई कलामिटी आ गया, इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ज़रूरी है ना टाइम के साथ इवॉल्व करना। हम जैसे बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, हमें टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस होना ज़रूरी है, हमें सीखना ज़रूरी है, राइट। तो उसी तरीके से हम जो स्पीशीज़ है, बैक्टीरिया हैं, ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स, सब धीरे 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 इवॉल्व हो रहे हैं नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, नए नए वेरिएशंस के लिए, कि क्या पता फ्यूचर में कभी कोई ऐसी ज़रूरत आ पड़े जो हमारे अंदर अभी तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर वो चेंज है। जैसे बैक्टीरिया को पहले नहीं पता था, उस एक बैक्टीरिया को, कि ये वाले ड्रग से हम बच जाएंगे, पर जब वो वाला एंटीबैक्टीरियल ड्रग डाला गया तो वो बच गया। अब वो एक नया स्पीशी, अब वो बहुत सारे अपने जैसे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर सकता है, राइट। तो उसका जो वेरिएशन था पहले पता नहीं चला, पर अब जब जरूरत पड़ी तब यूजफुल साबित हुआ। तो हमारे अंदर भी धीरे धीरे विथ टाइम बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस आ रहे होंगे, अभी पता नहीं चलेगा, जब ज़रूरत होगी तब पता चलेगा। क्या पता हम में से ही कुछ लोग ऐसे हो जो बहुत हाई हीट टॉलरेट कर सके, क्योंकि हम देखो अभी मैक्सिमम गर्मियों में कितना टेम्परेचर जाता है, 47-48 डिग्री, वो हम सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स 48, 49, 50 तक सर्वाइव कर सकते हैं। अब इंसान 80 डिग्री टेम्परेचर पर तो सर्वाइव नहीं कर सकते, पर क्या पता हम में से ही कुछ लोग ऐसे हो जो क्या पता फ्यूचर में सर्वाइव कर जाए, या क्या पता उनमें कुछ और वेरिएशन आ जाए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। फिर आगे के स्पीशीज कैसे होंगे, वैसे ही वाले अर्थ पर एग्जिस्ट करेंगे जो उस वेरिएशन, जो जिनमें वो वेरिएशन आया हुआ होगा, ठीक है। तो देखो ये वेरिएशंस इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि आगे अगर कुछ भी चेंज हो, इवोल्यूशन हो, वहाँ पर वो सर्वाइव करे, राइट। तो ये हमारी कहानी हो गई वेरिएशंस की और हमारे डीएनए का। ओके, अब देखो एक टर्म दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में, नीश, ठीक है, नीश है वो, नीचे कोई नहीं बोलेगा, नीश है, नीचे कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, नीचे नहीं है, ये नीश है। अब देखो नीश होता क्या है, नीश जो होता है वो हमारा एक, मतलब हम जहाँ पर रहते हैं, हम जो काम करते हैं, हमारा इकोसिस्टम में, हमारा इस दुनिया में, ठीक है, क्या रोल है वो डिफाइन, सब मिलाकर उसको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक शेर की बात कर लेते हैं, ठीक है। शेर रहता कहाँ है, जंगल में। जंगल में भी उसका एक फिक्स्ड एरिया है, ऐसा नहीं कि जंगल के हर कोने में आज मन किया तो यहाँ पर सो गए, आज मन किया वहाँ सो गए, आज मन किया यहाँ सो गए, नहीं, उसका एक अपना गुफा है ना। वो घूमेगा फिरेगा हर जगह खाना ढूंढने के लिए, पर लास्ट में रात में आके गुफा में सोएगा, या फिर जब थक जाएगा तो गुफा में आकर ही रेस्ट करेगा, राइट। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी घूम रहा है। तो उस शेर का एक फिक्स्ड एरिया है, उसका एक फिक्स्ड काम है। क्या काम है, वो टॉप कार्निवोर है जंगल में, ठीक है, उसका एक फिक्स्ड काम है। जैसे मेरा काम है पढ़ाना, मैं टीचर हूँ, तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम स्टूडेंट हो, ठीक है। तो अपने जो सराउंडिंग एरिया में उसका जो हैबिटेट हो गया, उसका जो काम हो गया, ठीक है, ये सब कुछ मिला के उसका जो क्लाइमेट हो गया, मतलब
उसके गुफा के आसपास कैसा टेम्परेचर है, कैसा रेनफॉल का क्या सिचुएशन है, वहाँ पर मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर है या नहीं, हर चीज़ मिला के क्या हम बोलते हैं वो सब कंपोज करता है एक नीश को। ठीक है, अब ये नीश कभी भी चेंज हो सकता है, हमें नहीं पता। मान लो अचानक से टेम्परेचर धीरे 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 चेंज हो रहा है, पर अचानक से अगर बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई और गुफा में बहुत पानी भर गया, तो अब उसे तो गुफा से भाई बाहर निकलना होगा, कहीं और जगह ढूंढना होगा, राइट। तो अब वो चेंज कर सकता है। तो कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपना नीश को ऑल्टर करना पड़ता है। तो अगर वो शेर बोलेगा नहीं मुझे यहीं सोना है, मैं यहीं रेस्ट करूंगा, तो क्या जिंदा रह पाएगा? भाई पानी भर चुका है, अब पानी में सोएगा तो कैसे जिंदा रहेगा, राइट। तो उसे चेंज करना पड़ेगा। तो जो लोग धीरे धीरे ऐसे चेंज कर पाते हैं, जो लोग मतलब अडेप्ट कर पाते हैं, राइट, अडेप्ट तो करना ही पड़ेगा उसको, एक नया गुफा ढूंढना पड़ेगा, नया जगह ढूंढना पड़ेगा, एक हो सकता है नए जंगल मतलब जिस एरिया में है, मान लो एक शहर में दूसरे शहर में जाना पड़े, वहाँ का क्लाइमेटिक सिचुएशन कुछ और होगा, तो उसको धीरे धीरे अडेप्ट करना होगा। तो वैसे ही जो ऑर्गेनिज्म अच्छे से अडेप्ट कर पाएंगे वो ही फ्यूचर में सरवाइव कर पाएंगे। बेसिक ये फंडा है, ठीक है। अब चलो आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, जो हमको पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। चलो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिक चीज़ें हमने क्या बोली, मैक्सिमम टाइम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होगा, यहाँ पर चीज़ें सिंपलर फॉर्म में डील होंगी, और यहाँ पर क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक ही सेल होगा, वो डिवाइड कर जाएगा डॉटर सेल में, ठीक है। हम सन सेल नहीं बोलते, यूजुअली डॉटर सेल ही बोला जाता है, ठीक है। तो हम डॉटर सेल ही लिखेंगे, हर जगह डॉटर सेल लिखा रहता है, यहाँ पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ओके। अब देखो ये होता किस में है, तो एग्जाम्पल एक हमने अमीबा लिखा था, एक और एग्जाम्पल लिख लो प्रोटोजोआ, ठीक है। अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन ही है, ठीक है। अब देखो इनमें भी ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक है टाइप फिशन, ठीक है, फिजन। अब देखो फिजन और फ्यूजन दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है, ध्यान देना। हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, फिजन की, ठीक है, और एक होता है फ्यूजन। देखो फ्यूजन मतलब दो चीजें मिलना, राइट, फ्यूजन मतलब दो चीजें मिलना, और फिजन मतलब एक समान है कुछ, उसका टूट जाना। तो फिजन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जहां पर एक से दो सेल में टूटेगा, राइट। तो फिजन मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक होना, ठीक है, और फ्यूजन मतलब होता है मिलना, जॉइन। तो हम यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो चीज डील कर रहे हैं दैट इज फिजन, ठीक है। अब ये फिजन भी बहुत सारे टाइप्स का होता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पर, ऑर्गेनिज्म के शेप पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो अमीबा, अमीबा की हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अमीबा की। देखो भाई अमीबा कैसा दिखता है, कोई शेप नहीं है, ठीक है, कोई शेप नहीं है इसका, कोई फिक्स्ड दीन ईमान नहीं है, जैसा मन करे वैसा शेप बदल दिया। अब मान के चलो कोई इंसान जो है अपना बिल्कुल शेप मतलब फेस चेंज कर सकता है, ठीक है, आज ऐसा दिख रहा है कल वैसा दिख रहा है, तो तुम कभी पहचान पाओगे? कभी नहीं पहचान पाओगे। कभी बोलोगे कि भाई मतलब फोटो भी खिंचा के रख लिया तो भी पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि क्या पता कल किसी और तरीके का दिखे। तो सेम है अमीबा के साथ, अमीबा को कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, उसको जब जरूरत पड़ती है जहां मन करता है अपना शेप बदलता है। कैसे? देखो ये दिखता है कुछ ऐसा, इसलिए हम कोई फिक्स्ड शेप ड्रॉ भी नहीं कर सकते अमीबा का, ये कुछ ऐसा दिखता है, अंदर भरा होगा साइटोप्लाज्म। अब मान लो अमीबा को ये हम क्या बोलते हैं, अगर फिक्स्ड होता तो हम बता सकते ना इसके 1 2 3 4 5 सूडोपोडिया है, पर ऐसा नहीं होता, इसको जब मन करेगा ये वाले को थोड़ा और लंबा कर लेगा, इधर छोटा कर लेगा, इधर 5 से 6 बना लेगा, ठीक है, इसका कोई फिक्स्ड कुछ नहीं है, शेप नहीं है।
अब देखो, जब ऐसे ऑर्गेनिज्म से हम डील कर रहे हैं जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, तो हम किसी भी प्लेन में उसको काटे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है या नहीं, क्योंकि उसका कुछ फिक्स नहीं है। अभी 5 इसके सूडोपोडिया है, कल 2 रह जाएंगे, अभी 2 मिनट बाद 4 बन जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको किसी भी प्लेन में काट सकते हैं। जब इसका कुछ खुद का ही कुछ फिक्स नहीं है तो हम कैसे इसके लिए कुछ फिक्स कर दें, है ना। तो देखो, अमीबा में क्या होता है, यूजुअली तो होता है बाइनरी फिजन, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन हम इसको किसी भी प्लेन में काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिवाइडेड बाय एनी प्लेन। अब प्लेन से हम क्या समझते हैं, मान लो एक अमीबा है, ठीक है, एक अमीबा है, उसके आर पार एक पेपर जैसा, पेपर को हम क्या बोलते हैं, प्लेन है। तो हम इस तरीके से काटे, इस तरीके से काटे, देखो अमीबा को हम पेपर आर पार इधर कर दे तो भी ये 2 में बटेगा, या फिर ऐसे कर दें तो भी ये 2 में बटेगा, समझ में आया। तो हम इसको किसी भी प्लेन में काटे, हम बोल देंगे 2 में बट गया है, क्योंकि इसका खुद का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, इसलिए हम बता नहीं सकते कि भाई ऐसे ही काटना है या ऐसे ही काटना है या ऐसे ही काटना है। खुद फिक्स करो, फिर हम भी फिक्स करेंगे, है ना। तो अमीबा को किसी भी प्लेन में काटा जा सकता है, किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकता है, एक अमीबा से 2 अमीबा बना देगा, दैट इज कॉल्ड फिजन। अब देखो, यहां पर एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारे पास लेशमानिया। ठीक है, लेशमानिया कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक मिनट, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये इसका टेल हो गया, ये लेशमानिया की बॉडी हो गई। अब हमें पता है कि ये ऐसा ही दिख रहा है, तो हम एक फिक्स कर सकते हैं कि हमें काटना है तो इसको हम ऐसे ही काटेंगे, ठीक है। हम फिक्स कर सकते हैं कि जब हम इसको कट करेंगे तो ऐसे ही कट करेंगे, ठीक है। तो जब ये लेशमानिया ऐसे डिवाइड होगा तो इक्वली क्या बनाएगा, 2 डॉटर लेशमानिया, दोनों के पास एक इसका टेल आ जाएगा, क्योंकि बाकी चीजें भी इक्वली डिवाइड होंगी, राइट। तो 2 डॉटर लेशमानिया बन गया। ये नहीं कि मतलब टेल को भी हाफ कट करना है, हम बताना चाह रहे हैं कि इसको कैसे कैसे ये फिजन, कैसे ये डिवाइड करता है। तो इस प्लेन में अगर ये डिवाइड करेगा तो एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, टेल दोनों के पास होने वाला है, ठीक है। अब लेशमानिया क्या कॉज करता है, इट कॉजेज काला आजार, एक फीवर होता है जिसका नाम है काला आजार, या फिर इसको हम कहते हैं ब्लैक फीवर, ठीक है। ब्लैक फीवर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब फीवर होता है तो यूजुअली इंसान की बॉडी जो है ना वो ग्रेइश कलर की होने लग जाती है, जैसे हमारा ये जो कलर है हाथ का, फेस का, वो ग्रेइश कन्वर्ट हो जाता है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ब्लैक फीवर, ठीक है। इसको एक और नाम दिया गया दमदम फीवर। दमदम फीवर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब सबसे पहले किसी इंसान को जब ये काला आजार हुआ था तो उसके जगह का नाम था, वो जिस जगह पर रहता था, इंडिया में ही है, कैलकाटा में, अभी कोलकाता बोलते हैं हम, तो कोलकाता में एक जगह है दमदम, ठीक है, वहीं पर उस इंसान को वो रहता था, तो उसे ये फीवर हुआ था, जो पहली बार पता चला था कि ऐसा कुछ होता है, इस वजह से इसको नाम दिया गया है दमदम फीवर, ठीक है। इसका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, दमदम फीवर, ओके। चलो नेक्स्ट है, और ये हम क्या कहेंगे, इसमें क्या हुआ है, बाइनरी फिजन, ठीक है, यहां पर भी बाइनरी फिजन हुआ है, 2 में डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट है हमारा आता है मल्टीपल फिजन, जो होता है प्लाज्मोडियम में, ओके। देखो भाई, अब ये प्लाज्मोडियम क्या है, तो प्लाज्मोडियम ही हमारा को क्या कॉज करता है, मलेरिया। हम आज तक जानते थे कि भाई मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ओडोमोस लगा लो, ऑल आउट जला लो, मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया का सीजन चल रहा है, मच्छर है, ठीक है। मलेरिया मच्छर से नहीं होता है, मलेरिया जो होता है बेसिकली होता है एक प्लाज्मोडियम से, ठीक है। अब वो प्लाज्मोडियम होता मच्छर के ब्लड में है, मच्छर के पास है, तो मच्छर जब खून पिएगा तो वो प्लाज्मोडियम हमारे खून में डाल देता है,
इस वजह से होता है मलेरिया। ठीक है, तो बेसिकली प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया। तो इसे हम नाम देते हैं मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या होता है? मलेरियल पैरासाइट। और ये क्या कॉज करता है? ये करता है मल्टीपल फिजन। हम बात कर रहे थे वहां 1 से 2 में बट रहे थे, तो हम क्या बोल रहे थे? बाइनरी फिजन। यहाँ पर 1 से मल्टीपल 100 1000 ऐसे बटेंगे। ठीक है, एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनेंगे, इस वजह से हम इसे क्या कह देते हैं? अब हम इसे कह देते हैं मल्टीपल फिजन हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक सेल है प्लाज्मोडियम का, ये ऐसे बहुत सारे, यहाँ पर ही बहुत सारे छोटे छोटे इनका डीएनए का कॉपी बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जब फटेंगे तो मल्टीपल बहुत सारे सेल्स यहाँ पर बनेंगे, बहुत सारे ऐसे प्लाज्मोडियम बनते हैं। ठीक है, सेम यही चीज हमारे ब्लड में होता है जब मलेरिया होता है, तो बहुत सारे ऐसे प्लाज्मोडियम एक साथ ब्लड में निकलेंगे। ओके, इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीपल फिजन। एक और एग्जांपल है हमारे पास ईस्ट का। ठीक है, ईस्ट का, ईस्ट क्या करता है? फिजन नहीं करता है, बडिंग करता है। ईस्ट जो होता है वो बडिंग करता है। मतलब यीस्ट जो होता है उसमें से छोटे छोटे ऐसे आउटग्रोथ्स निकलते हैं सेल से बाहर की तरफ, और उसके बाद वो टूट के फिर वो एक नया यीस्ट बना देते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं बडिंग। अब बडिंग है हमारे चैप्टर में, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके पहले हमें और भी चीजें देखनी है। अभी पहला हमने देखा फिजन, उसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रीजेनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक रीजेनरेशन का टाइप होता है। देखो, रीजनरेशन जो होता है वो यूजुअली प्लेनेरिया में होता है, हाइड्रा में होता है। ये क्या करते हैं? मान लो एक प्लेनेरिया है हमारे पास। ठीक है, प्लेनेरिया को हम अगर काट दिए 2 या 3 पीसेज में, तो क्या होगा? वो जो पीसेज है उससे नया प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक है, जब हम कट करते हैं तो सेम होता है हाइड्रा के साथ। हाइड्रा को अगर 2 पार्ट में कट करोगे तो दोनों पार्ट से एक अलग अलग हाइड्रा बन जाएगा। उस प्रॉपर्टी को, जिससे वो अपने ही पार्ट्स को एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं, उसको हम कहते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन एक प्रॉपर्टी है जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म को अगर काटो उसके पार्ट्स से ही एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, देखो बेसिकली होता किस किस में है? ये होता है हाइड्रा में, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, और एक है प्लेनेरिया। देखो प्लेनेरिया कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, प्लेनेरिया कुछ ऐसा है। मान लो इसे हमने कट किया यहाँ पर 3 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में हमने कट किया, 2 बार कट लगाया, तो एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो गया मिडिल वाला, और एक पार्ट ये एंड वाला। ठीक है, ये तीनों पार्ट्स 3 अलग अलग प्लेनेरिया बना देंगे कुछ टाइम बाद। ये तीनों से अलग अलग प्लेनेरिया ऐसे ही बन जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये मैकेनिज्म है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे रीजनरेशन। अब सेम चीज होता है हाइड्रा में, पर हाइड्रा में एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड बडिंग। जो हमने अभी यीस्ट में पढ़ा था, हाइड्रा और यीस्ट में क्या होती है? बडिंग। देखो हाइड्रा और यीस्ट में बडिंग होगी, और हाइड्रा और ये हाइड्रा जो है रीजनरेशन भी कर सकता है, बडिंग भी कर सकता है। तो हमने क्या बोला, जब हम बडिंग की बात करते हैं तो बडिंग में हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, एक है यीस्ट और एक है हाइड्रा। ठीक है, और जब हम हाइड्रा की बात करेंगे तो ये क्या कर सकता है? ये तो एक बडिंग करेगा ही करेगा, और एक ये रीजनरेशन प्रॉपर्टी भी होती है इसके पास। तो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो बडिंग क्या होता है? तो बडिंग में हमने बोला कि एक आउटग्रोथ होगा, उससे एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो सबसे पहले हम हाइड्रा का एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं कैसे होती है। तो मान लो ये है हमारे पास एक हाइड्रा,
यूजुअली सी में पाया जाता है, समुद्र में, ठीक है, सी में पाया जाएगा हाइड्रा। नॉर्मल हमारे जो लेक होते हैं या रिवर होता है वहां पर नहीं होता, समुद्र में, ओशियंस में ऐसे होते हैं हाइड्रा, ठीक है। बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देखो ये क्या करते हैं, इनके पास ये हाइड्रा की बॉडी हो गई, ठीक है, ये हाइड्रा की बॉडी हो गई, और यहाँ पर इनके पास ऐसे टेंटिकल्स होंगे जिससे ये अपना खाना पकड़ते हैं। इनके हाथ पैर है, जैसे हम अपना हाथ से खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो वैसे इनके पास ये इनके हाथ होते हैं जिससे ये अपना फूड पकड़ते हैं। अब देखो हाइड्रा में कैसे होता है बडिंग, देखो यहाँ पर ये एक हाइड्रा है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, मम्मी हाइड्रा, राइट, ये हो गई हमारी मम्मी हाइड्रा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आउटग्रोथ, यहाँ पर एक बडिंग कहाँ से निकल रहा है, ये पुराने जो हाइड्रा है ना, उसी में से एक बाहर छोटा सा आउटग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे बड़ा होगा, अब ये आउटग्रोथ बड़ा होगा, ये हाइड्रा वैसे ही है, इसके यहाँ पर टेंटिकल्स हैं। ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है, मैंने 4 ड्रॉ किया है, पर ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है कि यहाँ पर 4 ही होगा, ओके। तो देखो अब ये धीरे धीरे बड जो है ये बड़ा होगा और ऐसा ही शेप लेगा, जैसे मम्मी हाइड्रा है ना वैसा ही शेप लेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये थोड़ा बड़ा हो गया तो अब ये टूट जाएगा यहाँ से और एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो एक है ये हाइड्रा तो रहेगा ही, प्लस एक ये डॉटर हाइड्रा हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए हाइड्रा, ये जो मम्मी हाइड्रा है ये तो है ही, इसके ये टेंटिकल्स, प्लस जो नया हाइड्रा हमारा बन रहा था, ठीक है, इसके भी टेंटिकल्स। तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया हमारे पास। इसी को कहते हैं हम, इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग, ठीक है। बडिंग से भी हमारे पास एक नया ऑर्गेनिज्म आ गया। ये सब होता है, सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जहां पर 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व नहीं, एक ही इंडिविजुअल से एक नया इंडिविजुअल बन जा रहा है, एक ही पेरेंट से, एक ही पेरेंट चाहिए, ठीक है, एक ही पेरेंट से एक नया बच्चा बन जा रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम, इन सब को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखो वेजिटेबल्स नाम से समझ में आ रहा है, वेजिटेबल कहाँ से आ रहा है, प्लांट से, तो ये कुछ प्लांट से रिलेटेड होगा। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम प्लांट्स में करवाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होता है यूजुअली, पर ऐसा नहीं होता कि मल्टी सेल्युलर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन है, प्लांट, प्लांट भी कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम नाम देते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता क्या है, यहाँ पर अब हमें एक ही टाइप का सेल चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 2 अलग अलग टाइप के सेल्स नहीं आएंगे। तो एक ही टाइप का सेल, या तो वो स्टेम वाला सेल हो, या तो लीफ वाला सेल हो, या तो रूट्स वाला सेल हो, ठीक है, या तो कोई और सेल हो, प्लांट का कोई सा भी पार्ट हो, उससे क्या होता है एक नया प्लांट बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लीफ, स्टेम, इन सब चीज़ों से एक नया प्लांट बना सकते हैं। यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है कि मतलब 2 अलग अलग पेरेंट्स आए, कि एक मेल पार्ट आए एक फीमेल पार्ट आए, ठीक है, ऐसे 2 मेल प्लांट फीमेल प्लांट की ऐसी ज़रूरत नहीं है। एंड पॉलिनेशन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, कोई सा भी प्लांट का पार्ट होता है जिससे कि हम क्या कराएंगे, एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है हमारे पास, यहाँ हो सकता है हमारे पास स्टेम, यहाँ पर हमारा हो सकता है लीव्स या लीफ, ठीक है। इन सब चीज़ों से हम एक नया प्लांट बनवा सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जाम्पल है हमारे पास ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम का लीफ है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है तुम्हारा, देखना। ब्रायोफिलम जो है ये लीफ है, यहाँ पर छोटे छोटे से बड्स बने हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे से बड्स बने हुए हैं। अब क्या होता है, कुछ टाइम तक तो ये बड्स रहेंगे इस लीफ पर, कुछ टाइम बाद ये बड्स क्या करेंगे, गिर जाएंगे सॉइल में,
ठीक है, ये सब के सब सॉइल में गिर जाएंगे। जब सॉइल में ये गिरेंगे, यहाँ पर सॉइल है, तो जब ये बर्ड्स हमारे सॉइल में गिर गए हैं, तो यहाँ पर अब इनको क्या मिल रहा है, सुटेबल कंडीशन मिल रहा है, इनको सॉइल से न्यूट्रिशन मिल जाएगा, मॉइस्चर है, सनलाइट है ही, एयर है ही, तो सारा सुटेबल कंडीशन मिल रहा है। अब यहाँ पर ये नया प्लांट ग्रो होगा। ठीक है, इन बर्ड्स से एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये ब्रायोफिलम में होता है। ये इसका ये एक एग्जाम्पल है। अब देखो ऐसे ही बहुत सारे। अब हम क्या करते हैं, शुगर केन में हम क्या करते हैं, जो हम पार्ट खाते हैं शुगर केन का, भाई सबको अच्छा लगता है, शुगर केन मीठा होता है, किसको नहीं। अभी गन्ने का जूस भी सबको पसंद है। ठीक है, तो देखो शुगर केन में क्या होता है, जो हम पार्ट खाते हैं जिससे हमें जूस मिलता है, शुगर केन जूस, गन्ने का जूस मिलता है, वो क्या होता है, स्टेम होता है उसका, राइट। तो उस स्टेम को हम कट करके अगर प्लांट में सॉइल हम प्लांटिंग कर दे, ठीक है, अगर उस स्टेम को कट करके हम सॉइल में लगा दे, उससे एक नया शुगर केन प्लांट आ जाएगा। किसका एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गया, यहाँ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किससे हो रहा था, ब्रायोफिलम के लीफ से, राइट। यहाँ पर क्या इन्वॉल्व हो रहा था, लीफ, ब्रायोफिलम का लीफ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शुगर केन के स्टेम से हम नया प्लांट बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर शुगर केन स्टेम यूज हो सकता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये होता है। अब देखो नेक्स्ट हमें एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में, उसमें लिखा है टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर होता क्या है, टिश्यू कल्चर यूजुअली जो रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत रिसर्च करते हैं अपने लैब में, जो वो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं वो टिश्यू कल्चर बहुत परफॉर्म करते हैं, जिनका बॉटनी का लैब होता है। ठीक है, बेसिकली उसमें होता क्या है, प्लांट के सेल्स लिए जाते हैं, टिश्यू लिए जाते हैं। देखो मान लो ये एक प्लांट है, एक प्लांट हमने ड्रॉ किया, ठीक है, ये रूट्स हो गए, ये स्टेम हो गया, ये ब्रांचेस हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लांट से यहाँ से ये वाला जो प्लांट का रीजन होता है ना, जो टिप्स होते हैं प्लांट के, वहाँ पर बहुत सारे ग्रोइंग सेल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिजीज फ्री प्लांट को हमको ग्रो करवाने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट के टिप पर ग्रोइंग सेल्स होते हैं। आगे जब प्लांट लंबा होता है, वो यूजुअली टिप से लंबा होता है, और रूट्स के जो टिप्स होते हैं वो, तो या तो स्टेम टिप्स ले लो या तो रूट टिप्स ले लो। ठीक है, अगर हमको स्टेम टिप्स हम काट के क्या करते हैं, उसको अलग कर लेंगे और अब उसको हम लैब में ग्रो करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम स्टेम के टिप्स को काटे तो इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, और सेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। याद है कि सब भूल चुके हो। ठीक है, सेल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू। तो यहाँ पर क्या हमने एक्सट्रैक्ट किया, हमने एक्सट्रैक्ट किया टिश्यू, प्लांट से हमने निकाल लिया टिश्यू। ठीक है, अब हम इसको मान लो 2-3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। अब इसको हम लैब में ग्रो करवाएंगे। अब हम जब लैब में ग्रो करवा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि भाई छोड़ दिया लैब में लाकर भैया तुम ग्रो करो, ऐसा नहीं कर सकते। उसको खाना देना होगा, पानी देना होगा, उसको प्रॉपर सूटेबल कंडीशन देना होगा, प्रॉपर पीएच देना होगा, सनलाइट देना होगा, तभी वो आगे ग्रो करेगा। तो हम यहाँ पर लैब में क्या करते हैं, प्रॉपर सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रोइंग मीडियम। ठीक है, ग्रोइंग मीडियम ये जो है इसको हम कहते हैं ग्रोइंग मीडियम, क्योंकि ग्रो करने के लिए हम आर्टिफिशियली यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रोथ मीडियम या ग्रोइंग मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे ये यहाँ पर धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेंगे। अब जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम इनको क्या कर देते हैं, सॉइल में ट्रांसफर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे पास सॉइल है, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इनको, ये थोड़े से बड़े हो गए, रूट्स आ गए इनके, ट्रांसफर कर दिया सॉइल में।
अब सॉइल में ट्रांसफर कर दिया तो सॉइल में इनको सब कुछ न्यूट्रिएंट मिल रहा है, मॉइस्चर है, न्यूट्रिशन है, मिनरल्स है, सनलाइट है, सब कुछ है, हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब ये ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये ग्रो करनेंगे, फिर हमें ज़रूरत होगी, फिर इनसे हम और प्लांट्स उगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भी 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, राइट। यहाँ पर एक ही प्लांट के एक सेल को उठा रहे हैं, हम नए प्लांट्स बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम क्या करवा रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है। तो टिश्यू कल्चर में भी, टिश्यू कल्चर यूजुअली करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, जो सजावट के लिए प्लांट्स यूज होते हैं ना, उनके लिए यूजुअली किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन। ये लास्ट तरीका है स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, देखो यूजुअली जब हम ब्रेड खाते हैं तो कई बार हमें ब्रेड में ना काला काला कुछ धब्बा, मतलब काले काले कुछ स्पॉट्स दिखते हैं। तो क्या बोलते हैं, मम्मी क्या बोलती है कि भाई मत खाओ, खराब हो गया। क्यों खराब हो गया, वहाँ पर मोल्ड उगने लगता है, ठीक है, मोल्ड का ग्रोथ होने लगता है। तो मोल्ड को खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, राइट। तो इस वजह से कभी भी ब्रेड देखना बरसात के टाइम पे, यूजुअली रेनी सीजन्स में ब्रेड बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइट स्पॉट्स, हल्के हल्के या ब्लैक स्पॉट्स दिखने लग जाएंगे। अभी जैसे ठंड के टाइम में, ठंड के टाइम में ब्रेड खराब उतना नहीं होगा, पर गर्मियों में या फिर जब मॉइस्चर बढ़ गया एटमॉस्फेयर में, वहाँ पर बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। क्यों, क्योंकि ब्रेड मोल्ड को ना मॉइस्चर चाहिए होता है। देखो अभी तो ड्राई सीजन है, अभी इतना एयर में मॉइस्चर नहीं है। गर्मी जब होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, लाइक मई जून के टाइम, तब भी उतना मॉइस्चर नहीं। पर जैसे ही जून एंड होगा, जुलाई होगा, जब बारिश शुरू हो जाएगी, वहाँ पर एयर में मॉइस्चर बढ़ने लगता है। अब जब हम ब्रेड पैक करते हैं तो वैक्यूम सील तो नहीं करते हैं, एयर आ जा सकता है हल्का फुल्का। ब्रेड को जब पैक किया जाता है तो वैक्यूम सील नहीं किया जाता। तो जब एयर में बाहर मॉइस्चर है तो ब्रेड का पैकेट में भी तो अंदर हवा जा सकता है। अब जब हवा जाएगा तो उसमें क्या है, मॉइस्चर है। अब जब मॉइस्चर मिल रहा है तो ब्रेड मोल्ड को क्या चाहिए, प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए। उस खाना अपना कहाँ से मिल रहा है, उसको ब्रेड से मिल ही रहा है, ठीक है। तो हमें क्या वहाँ पर देखने को मिलता है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स, वो होते हैं ब्रेड मोल्ड, जिनको हम कहते हैं, जिनका एक साइंटिफिक नेम है, दैट इज राइजोपस, ठीक है। वो करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो, अब ये स्पोर फॉर्मेशन करता कौन है, राइजोपस, राइट। जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। अब ये देखो दिखता कैसा है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। यहाँ पर जो ऐसा बल्जिंग एरिया, बॉल लाइक छोटा सा दिख रहा है ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर ये जो डॉट 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 मैंने बनाया है, इसको हम कहते हैं स्पोर्स, ठीक है। ये होता है हमारा स्पोर्स। तो ये जो स्पोर्स है, यही एक नया राइजोपस या ब्रेड मोल्ड बना सकता है। तो हम क्या क्या होता है कि जब स्पोरेंजिया में बहुत सारे यहाँ पर स्पोर्स भर गए, तो अचानक से स्पोरेंजिया यहाँ पर फटेगा, स्पोरेंजिया फटेगा, बहुत सारे स्पोर्स निकलेंगे। ये जो स्पोर्स है, इनको जैसे ही कुछ सूटेबल कंडीशन मिला, ठीक है, स्पोर्स आए, इनको फिर से क्या मिलेगा, सूटेबल कंडीशन। सूटेबल कंडीशन क्या है इनके लिए, प्रॉपर हीट और मॉइस्चर। स्पोर्स के लिए हीट और मॉइस्चर, जहां इनको हीट और मॉइस्चर एक साथ मिल गया, ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, नया राइजोपस बनाएंगे। तो हो गया, एक ही राइजोपस से, एक ही पेरेंट से और नए बहुत सारे ब्रेड मोल्ड्स उग रहे हैं। तो यहाँ पर ये होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स जो होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है नेक्स्ट हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। ये पार्ट हमारा स्पेसिफिकली रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, होपफुली सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।